कहानी की शुरुआत इराक और अमेरिका की जंग के बाद साल 2007 से होती है, जिसमें हम दो अमेरिकन स्नाइपर्स को देखते हैं जो इराक में मौजूद पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन पर नजर रखने के लिए आए थे, क्योंकि अमेरिकन एजेंसी को खबर मिली थी कि जुबा नामी इराकी स्नाइपर सारे अमेरिकन वर्कर्स को कत्ल कर रहा है। इसलिए अमेरिकन एजेंसी ने इन दो स्नाइपर्स को यहाँ भेजा था। इनमें से एक का नाम आइजैक और दूसरे का नाम मैथ्यूज होता है। अब ये लोग अपनी लोकेशन पर आ जाते हैं और झाड़ियों में छुपकर अपने दुश्मन स्नाइपर जुबा को ढूंढने लगते हैं। मगर इसी तलाश में उन्हें 20 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन उन्हें जुबा कहीं नजर नहीं आता। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए उनका सब्र खत्म होने लग गया था और अब तक उन्हें लगने लगा था कि शायद यहाँ पर कोई इराकी स्नाइपर है ही नहीं। शायद अमेरिकन एजेंसी को गलत इंफॉर्मेशन मिली थी। अब मैथ्यूज की हालत गर्मी की वजह से खराब होने लगती है। वो आइजैक को बोलता है कि हमें ग्राउंड में जाकर सूरत हाल देखनी चाहिए। आखिर कब तक हम यहाँ छुप कर पड़े रहेंगे? मगर आइजैक उसे जवाब देता है कि ऐसा करना एक बेवकूफी होगी, क्योंकि अगर हम सामने गए और जुबा ने हमें देख लिया तो वो हमें गोली मारकर हलाक कर देगा। आइजैक अपने साथी से बोलता है कि तुम डिसाइड कर लो, गर्मी बर्दाश्त करनी है या गोली खानी है। तब मैथ्यूज जवाब देता है कि अगर जुबा यहाँ होता तो पिछले 20 घंटों में या तो वो हमें देख लेता या फिर हम उसे देख लेते, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस पर आइजैक खामोश रहता है। मैथ्यूज बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद इन वर्कर्स को इराकी लुटेरों ने मारा है, मगर इस पर आइजैक जवाब देता है कि देख भाई, इन सब की मौत परफेक्ट हेडशॉट से हुई है। ये सुनकर वो कुछ घंटे और इंतजार करते हैं कि शायद कोई हलचल हो, मगर 40 घंटे गुजरने के बाद भी वही गहरी खामोशी और सुनसान रेगिस्तान रहता है। अब मैथ्यूज के सब्र का पैमाना टूट जाता है और वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर सूरत ए हाल का जायजा लेने का फैसला करता है। अब आइजैक उसे पीछे से कवर देता है और मैथ्यूज साइट पर जाता है, जहां उसे हर तरफ लाशों का ढेर ही नजर आता है। उनमें से कुछ अमेरिकन सोल्जर्स होते हैं और कुछ लोग अमेरिकन वर्कर्स होते हैं और वो सब मारे जा चुके होते हैं। खैर, अब मैथ्यूज मजीद एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा आगे जाने लगता है, मगर पीछे से रेत के तूफान की वजह से आइजैक का स्कोप धुंधला हो जाता है, जिस वजह से आइजैक मैथ्यूज को वापस आने को बोलता है और उसे अपने स्कोप के बारे में भी बताता है। जिस पर मैथ्यूज उसे बोलता है, यार तुम न्यू स्कोप क्यों नहीं ले लेते? जब से तुम स्नाइपर बने हो तुमने यही पुराना और गला सड़ा स्कोप उठा रखा है। जिस पर आइजैक बोलता है, मुझे जो मर्जी बोल लो, मगर मैं अपने स्कोप के बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। दरअसल ये स्कोप उसके दोस्त डीन का था, जो कि एक मिशन के दौरान मारा गया था, और इसलिए उसकी आखिरी निशानी समझकर आइजैक हमेशा इस स्कोप को अपने पास रखता था। मगर डीन की मौत कैसे हुई ये सिर्फ आइजैक जानता था और कोई नहीं। खैर, अब कहानी आगे बढ़ती है और मैथ्यूज देखता है कि तमाम लोगों को परफेक्ट हेडशॉट से मारा गया है, जो कि सिर्फ जुबा ही कर सकता था। उसे एहसास होता है कि आइजैक बिल्कुल दुरुस्त बोल रहा था। अब वो साइट के दरमियान में बिना किसी कवर के खड़ा होकर जुबा की लोकेशन तलाश करने लगता है कि आखिर वो कहां पर छुपकर लोगों को गोली मार रहा है। आइजैक उसे ऐसा करने से मना करता है और वापस आने को बोलता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इतनी देर में जुबा मैथ्यूज के पेट में गोली मार देता है और मैथ्यूज वहीं पर गिर जाता है। अब आइजैक ये सब देखकर मैथ्यूज को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर जुबा उसके भी पैर में गोली मार देता है, जिस वजह से आइजैक वहीं गिर जाता है। मगर इससे पहले कि जुबा इन दोनों को गोली मारकर कत्ल करता, आइजैक मैथ्यूज को वहीं छोड़कर खुद एक दीवार के पीछे आकर छुप जाता है। इसके बाद मैथ्यूज आइजैक को बेस कैंप से राब्ता करके बैकअप टीम बुलवाने को बोलता है, ताकि वो यहाँ आकर उनकी मदद करें। खैर, अब आइजैक अपने जख्म पर पट्टी बांधता है ताकि खून के बहाव को कम किया जा सके, और फिर वो अपना रेडियो निकालता है, मगर वो देखता है कि गोली लगने की वजह से उसका रेडियो भी खराब हो चुका था, इसलिए अब वो बेस कैंप से भी राब्ता नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ दर्द की वजह से मैथ्यूज बेहोश हो जाता है और अब इन दोनों को एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अब आइजैक अपनी गोली निकालने की कोशिश करता है और चाकू लेकर अपने जख्म को खुरेदने लगता है, मगर ये काम इंतहाई खतरनाक और इंतहाई दर्दनाक, और इसी वजह से आइजैक बेहोश हो जाता है। मगर खुशकिस्मती से वो गोली निकाल चुका था। अब 9 घंटे आइजैक के बेहोशी की हालत में गुजर जाते और फिर अचानक रेडियो पर कोई हलचल सुनकर उसकी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि शायद रेडियो के जरिए अमेरिकन एम्बेसी उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रही है और आइजैक उनसे बैकअप टीम का मुतालिबा करता है, जिस पर सामने वाला शख्स बोलता है कि तुम जहां पर छुपे हुए हो वहां पर खड़े होकर या फायर करके हमें सिग्नल दो। इतने बड़े रेगिस्तान में हम तुम्हें कहां ढूंढेंगे? इस पर आइजैक समझ जाता है कि ये कोई अमेरिकन नहीं बल्कि वही जुबा स्नाइपर है, क्योंकि जुबा ने उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ ली थी और अब जुबा आइजैक के मजे ले रहा था। अब आइजैक उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम कोई अमेरिकन नहीं हो बल्कि तुम वही स्नाइपर हो जिसने हमें और यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को गोली मारकर हलाक किया है। जिस पर जुबा बोलता है कि तुम बहुत समझदार हो, तुमने मुझे पहचान लिया है। अब जुबा आइजैक को बोलता है कि तुम मुझसे बात करते रहो, वरना मैं तुम्हें या तुम्हारे साथी को गोली मार दूंगा। और अब ना चाहते हुए भी आइजैक उससे बात करता रहता है और बीच बीच में आइजैक स्कोप से उसकी लोकेशन भी मालूम करने की कोशिश करता रहता है और जमीन पर मैप बनाकर उसकी पॉसिबल प्लेस को भी मार्क करने की कोशिश करता है। इसी दौरान आइजैक जुबा को बोलता है कि तुम कैसे इराकी हो, इस प्रोजेक्ट से इराक के लोगों का फायदा होगा और तुम इसे बंद करवाना चाहते हो।
हो। इस पर आइजैक मजीद बोलता है कि इराक और अमेरिका की जंग तो काफी वक्त पहले खत्म हो गई है, तो तुम फिर भी यहाँ लोगों को मार रहे हो, तुम तो शायद एक दहशतगर्द हो। ये सुनकर जुबा हंसने लगता है और जवाब देता है कि अगर जंग खत्म हो गई है तो तुम अमेरिका की बजाय हमारी सरजमी इराक में क्या कर रहे हो। और दूसरा, इस प्रोजेक्ट से फायदा सिर्फ यूएस गवर्नमेंट को होगा, इराक के लोगों को नहीं। और तुम मुझे दहशतगर्द बोल रहे हो, लेकिन मैं एक इराकी सोल्जर हूँ जो अपनी सरजमी की हिफाजत पर मामूर है। अब जुबा आइजैक को बोलता है कि तुमने डीन को क्यों मारा था। ये सुनकर आइजैक के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। अब यहाँ पर आइजैक हैरान होकर पूछता है कि तुम डीन को कैसे जानते हो। हकीकत में डीन की मौत आइजैक की वजह से ही हुई थी, क्योंकि एक मिशन पर आइजैक का निशाना मिस हो गया था और गोली डीन को जा लगी थी, जिस वजह से डीन की मौत हो गई थी। अब आइजैक को प्यास लगती है। वो अपनी वाटर बॉटल निकालता है, मगर गोली लगने से उसकी बोतल में सुराख हो गया था और पानी भी खत्म हो चुका था। अब जुबा बोलता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारी वाटर बॉटल पर गोली मारी ताकि तुम प्यास से तड़प तड़प कर मर सको। मैंने जानबूझकर तुम्हारे रेडियो पर गोली मारी ताकि तुम अपने बेस कैंप से कांटेक्ट न कर सको। और मैंने जानबूझकर तुम्हारे पैर पर गोली मारी ताकि तुम यहाँ से भाग भी न सको। और फिर हंसते हुए जुबा बोलता है कि कल सुबह तक तुम्हारी मौत पक्की है, अपनी तैयारी कर लो, और अगर कोई लास्ट विश है तो मुझे बता दो। बातों बातों में आइजैक अपने स्कोप की मदद से उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे कचरे का एक ढेर नजर आता है और उसे मालूम होता है कि वो स्नाइपर उसी कचरे में से लोगों पर हमला कर रहा है। और उसे एहसास होता है कि स्नाइपर बहुत ज्यादा खतरनाक और प्रोफेशनल है, क्योंकि कचरे के एक ढेर में 50 घंटे छुपे रहना और वहां से बिना लोकेशन बताए परफेक्ट हेडशॉट मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब आइजैक उससे पूछता है कि कहीं तुम फेमस इराकी स्नाइपर जुबा तो नहीं हो जो लोगों को कत्ल करता है। जिस पर जुबा जवाब देता है कि नहीं, मैं जुबा नहीं हूँ, बल्कि मैं एक आम इराकी शहरी हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों को मारता हूँ जो हमारी सरजमी को नुकसान पहुंचाने आते हैं, जैसा कि तुम लोग। अब थोड़ी देर में आइजैक के माइंड में एक आइडिया आता है। वो एक लकड़ी पर अपना सेफ्टी हेलमेट लगाकर जुबा को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और नीचे से उसकी लोकेशन देखने की कोशिश करता है कि जुबा उसके सेफ्टी हेलमेट को गोली मारेगा और इससे उसकी लोकेशन मालूम हो जाएगी। मगर अपनी बेवकूफी की वजह से वो अपने हेलमेट से भी हाथ धो लेता है और परेशान होकर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसे पास एक अमेरिकन सोल्जर की डेड बॉडी नजर आती है। आइजैक अपनी जान पर खेलकर उसके पास जाता है और उस लाश की तलाशी लेता है, जिसमें उसे एक रेडियो मिल जाता है। मगर अब उसका स्कोप टूट चुका था, जो उसके दोस्त डीन की आखिरी निशानी था। तभी आइजैक अपने रेडियो पर कोई आवाज सुनता है। उसे मालूम होता है कि मैथ्यूज अब होश में आ गया है। अब आइजैक मैथ्यूज को जुबा की लोकेशन बताता है और मैथ्यूज एक शीशे से कचरे के ढेर में देखने की कोशिश करता है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बंदूकों की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ आइजैक जुबा को बातों में लगा लेता है और फिर जुबा बताता है कि कुछ साल पहले वो एक स्कूल टीचर था और अमेरिका के साथ जंग में उसके तमाम स्टूडेंट्स मारे गए थे और उस वक्त से लेकर आज तक वो उसी बदले की वजह से अमेरिकन सोल्जर्स और वर्कर्स को मार रहा है। इसी दौरान अचानक एक रेत का तूफान आता है और हर चीज ओझल होने लगती है। इसका फायदा उठाकर मैथ्यूज अपनी बंदूकों तक पहुंच जाता है और कचरे के ढेर पर फायरिंग कर देता है कि शायद कोई गोली जुबा को लग जाए और वो मारा जाए। मगर जैसे ही मैथ्यूज अपनी गन रिलोड करने लगता है, जुबा मैथ्यूज के हाथ पर गोली मार देता है और इससे पहले कि मैथ्यूज संभल पाता, जुबा एक परफेक्ट हेडशॉट लगाकर मैथ्यूज को कत्ल कर देता है। अब इस रेगिस्तान में सिर्फ दो लोग जिंदा बचे हुए थे, एक जुबा और दूसरा आइजैक। अब अपने साथी को मरा हुआ देखकर आइजैक बहुत ज्यादा टूट जाता है और अब वो मरने से पहले अपनी फैमिली से आखिरी बार मिलना चाहता था। मगर तभी जुबा उसे बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझसे बात करते रहो, वरना मैं तुम्हारी भी लोकेशन जानता हूँ। और आइजैक भी अब मान जाता है, क्योंकि अब वो भी अकेला था। अब जुबा आइजैक से पूछता है कि तुम हर वक्त डीन का स्कोप क्यों लिए फिरते हो। और आखिर तंग आकर आइजैक ये कन्फेस करता है कि डीन की मौत मेरी वजह से हुई थी, मगर मैं सबसे झूठ बोलता रहा कि वो मिशन में मारा गया था। आइजैक मजीद बोलता है कि मुझे ये दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। इतनी देर में आइजैक के रेडियो पर उसकी बैकअप टीम राब्ता करती है, मगर क्योंकि उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी जुबा पकड़ चुका था, अब आइजैक सिर्फ अपनी टीम की बातें सुन सकता था मगर जवाब नहीं दे सकता था। अब जुबा आइजैक बनकर उसकी टीम से बातें करता है और एक बैकअप टीम भेजने का मुतालिबा करता है। अब आइजैक को समझ आता है कि यहाँ पर लोगों ने कभी बैकअप टीम को बुलाया ही नहीं था, बल्कि ये सब तो जुबा ही कर रहा था। अब शाम होने वाली थी और हर तरफ मुकम्मल खामोशी थी। आइजैक को लगा कि शायद जुबा सो गया है। तभी उसे अमेरिकन आर्मी के दो जहाज नजर आते हैं। उन्हें अपनी लोकेशन बताने के लिए आइजैक अपने सामने वाली दीवार गिरा देता है ताकि उनको उसकी लोकेशन आसानी से मिल जाए। फिर आइजैक अपनी बंदूकों से कचरे के ढेर में फायरिंग करने लगता है, लेकिन वो श्योर नहीं था कि क्या गोली जुबा को लगी है या नहीं। और फिर वो कंस्ट्रक्शन साइट के दरमियान में खड़ा हो जाता है कि अगर जुबा जिंदा हुआ तो वो उसे गोली मार देगा, मगर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और वो सोचता है कि शायद अब जुबा मारा गया है या फिर बहुत ज्यादा जख्मी है। मगर ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। इतनी देर में बैकअप टीम के जहाज वहां पर लैंड करते हैं और आइजैक को स्ट्रेचर पर लिटाकर वहां से जल्दी से टेक ऑन ऑफ कर लेते हैं। तभी आइजैक अपनी टीम को यहाँ
मौजूद स्नाइपर के बारे में बताना चाहता था, मगर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो कुछ भी नहीं बोल सका। अब टीम जहाज के साथ जैसे ही कुछ ऊंचाई पर जाती है तो जुबा फायरिंग कर देता है और दोनों पायलट्स मारे जाते हैं और जहाज क्रैश होकर गिर जाता है और इस तरह सारे अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाते हैं। आखिर में जुबा फिर से अमेरिकन सोल्जर बनकर बैकअप टीम बुलवाता है ताकि उनके वहां पहुंचने के बाद जुबा उन्हें भी मार सके और इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें और हमारे YouTube चैनल साइनीस लॉजिक्स उर्दू को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें।